back to Shortcut Children. Chapter number 29 will start today. The name of the chapter is Media and Democracy. तो डेमोक्रेसी के बारे में तो हम काफ़ी कुछ जान चुके हैं हमारे पिछले वीडियोस के अंदर, पिछले चैप्टर्स के अंदर। लोकतंत्र जिसको कहा जाता है। अब लोकतंत्र जो होता है, डेमोक्रेसी, उसके अंदर मीडिया जो होता है उसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है। वो इस चैप्टर के माध्यम से हम जानेंगे। बिकॉज मीडिया जो है वो एक पिलर माना जाता है डेमोक्रेसी का। तो किस प्रकार से वो फंक्शन करता है वो यहाँ जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर। मीडिया के बारे में जानते हैं। पहले मीडिया जो है ये शब्द डिराइव किया गया है मीडियम शब्द से, और इसका मतलब क्या होता है? कम्युनिकेटिंग मीडियम, मतलब जो दो व्यक्तियों के बीच में जो बातचीत करवाए या उनके बीच में बात का स्रोत हो, जो उसको हम मीडियम बोलते हैं। मीडिया जो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं उसके अंदर अलग अलग टीवी चैनल्स आते हैं, न्यूज़पेपर्स आते हैं, मैगजीन्स, जर्नल्स, लीफलेट्स, टेलीविज़न, रेडियो, इंटरनेट और टेलीफोन। ये सब चीज़ें जो यहाँ हमने पढ़ी अभी, इन सब को हम मीडिया में शामिल कर सकते हैं। मीडिया जो है वो हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुका है आज के युग में। न्यूज़पेपर्स की बात करें, टेलीविज़न की बात करें और इंटरनेट की बात करें, तो ये सब हमको मदद करते हैं ये जानने में कि विश्व में क्या हो रहा है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में होने वाली घटनाओं को हम इनके माध्यम से जानते हैं। रूरल एरियाज़ जो होते हैं वहाँ पर रेडियो जो था वो पहुँचा हुआ था, लेकिन अब ज़्यादा समय नहीं हुआ है कि आज हर एक पार्ट के अंदर सारे जो हमारे कम्युनिकेशन के साधन हैं वो पहुँच चुके हैं। एक समय था जब सिर्फ दूर दराज के इलाकों में रेडियो के द्वारा ही खबरें और जो कम्युनिकेशन था वो होता था, लेकिन आज की बात करें तो आज हर एक जगह पर इंटरनेट जो है उससे इंटरनेट से हर एक जगह कनेक्ट हो चुकी है। काफ़ी समय पहले बात करें तो लोग जो थे वो पत्र लिखकर अपने मित्रों से, अपने परिवारजनों से टच में रहते थे, उनसे बातचीत करते थे, लेकिन आजकल विद द हेल्प ऑफ दिस इंटरनेट वी आर एबल टू कम्युनिकेट विद दैम फेस टू फेस। फिर धीरे धीरे ईमेल वगैरह, आजकल ईमेल का भी काफ़ी प्रचलन है, लेकिन अब हम अपने रिलेटिव्स, दोस्तों से बात करने की बात करें, भले वो दुनिया के किसी भी पार्ट में हो, हम लोग आसानी से उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं बिना किसी खर्चे के। एक समय था जब टेलीफोन, मोबाइल जब नए नए आए थे तो काफ़ी महंगे पड़ते थे। एक दूसरे से बात करना मोबाइल के माध्यम से तो काफ़ी महंगा रहता था, रिचार्ज काफ़ी महंगा होता था, कॉल, इवन इनकमिंग के भी पैसे देने पड़ते थे एक समय पे मोबाइल में। आज आप देख रहे हैं इनकमिंग तो फ्री ही है, आउटगोइंग के पैसे भी नहीं लगते हैं, यानी कि अगर आप रिचार्ज कर देते हैं जिसमें आपको इंटरनेट भी फ्री मिलता है। तो इस तरह से काफ़ी बदलाव आ चुके हैं हमारे कम्युनिकेशन के जगत में। तो एक समय था जब ये सब चीज़ें हमारे लिए एक सपना थी। आज हम वीडियो कॉल के द्वारा अपने दूर बैठे परिजनों को देख भी सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इसका जो डेमोक्रेसी के अंदर क्या रोल रहता है। तो हमने जस्ट एक आउटलाइन जाना, एक डिटेल्ड जस्ट हमने इंट्रोडक्शन देखा कि मीडिया क्या होता है। पब्लिक ओपिनियन, तो सबसे बड़ा रोल जो होता है मीडिया का वो होता है पब्लिक ओपिनियन जनरेट करना। पब्लिक ओपिनियन जो है वो सोसाइटी का, यानी कि मत, लोगों की क्या विचार है उसको जनरेट करने में मीडिया जो है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा रोल निभाता है। लोग जो हैं वो जो देखेंगे वैसा ही पब्लिक का ओपिनियन बन जाएगा। आज आप टेलीविज़न के अंदर देखते हैं कि अगर सरकार के कामों को, लोगों के कामों को अच्छा दिखाया जाएगा, सरकार के काम बताए जाएं कि बहुत अच्छा हो रहा है, तो लोग जो हैं उस चीज़ को सही मान लेंगे। लोगों का विचार जो है उस तरफ बदल जाएगा, बोलेंगे नहीं भाई बहुत अच्छा हो रहा है देश के अंदर। लेकिन वहीं अगर बात की जाए दूसरी तरफ कि मीडिया जो है अगर वो सरकार की नाकामियों को दिखाने लगे तो लोगों का मत जो है वो उस तरीके से हो जाएगा। अब प्रेजेंट टाइम में हम बात करें, कुछ समय पहले तक जब पिछली सरकारें काम कर रही थी तब हमारे देश के अंदर पेट्रोल डीजल के दाम जो थे लगभग 60 रुपये को छू रहे थे, 60 के अराउंड थे। गैस जो कि हम रसोई गैस यूज़ करते हैं उसका दाम भी अराउंड 250-300 रुपये सिलेंडर का होता था। लेकिन सडनली आप देखिए तो आज इवन पेट्रोल डीजल जो है वो 100 रुपये से ऊपर निकल चुका है। हमारे इवन गुजरात के अंदर भी, कच्छ में भी हम बात करें तो यहाँ पर भी हमारे जो डीजल के दाम है वो भी 100 से ऊपर चले गए हैं, और पेट्रोल तो उससे भी 2 कदम आगे है। गैस सिलेंडर की बात करें तो हमें लगभग 900 रुपये एक सिलेंडर का देना पड़ता है। तो ये जो है, ये देखा जाए तो किसी भी चैनल पे, टीवी चैनल पे इन चीज़ों के बारे में बात नहीं की जाती, इन चीज़ों पे कोई भी कहीं भी चर्चा नहीं होती है। तो ये मीडिया जो है वो किस प्रकार से हमारा जो ध्यान है वो एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है,
वो आप एग्जांपल प्रेजेंट टाइम से देख सकते हैं। आज हर एक चीज़ महंगी होती जा रही है। जो हम लोग घरों में अपने खाने वाला तेल यूज़ करते हैं, जिसको हम रिफाइंड ऑयल कहते हैं, जो कुकिंग ऑयल रहता है, वो इतना महंगा हो चुका है। जबकि अराउंड 100 रुपये, 125 रुपये लीटर होता था, आज हर एक तेल जो है 200 रुपये के करीब पहुंचा हुआ। तो इतने बड़े पैमाने पे महंगाई बढ़ती जा रही है, लेकिन इस ओर मीडिया का कभी कोई ध्यान नहीं जाता है। मीडिया जो है वो सरकार की बुलंदियों को, यानी कि उसके जो अचीवमेंट्स हैं, उनको दर्शाने में लगी रहती है। ठीक है, लेकिन एक समय था, अगर आप आज से अराउंड 8-10 साल पहले का अगर गूगल सर्च करके देखें या मीडिया में आप यूट्यूब वीडियोस देखें, तो आप पाएंगे कि कुछ समय पहले यही सरकार जो आज इतने महंगाई होने के बावजूद अपनी उपलब्धियों को गिना रही है, कुछ समय पहले तक यही सरकार जब ये विपक्ष में बैठी थी, उस समय जो चीज़ों के दाम बढ़ रहे थे, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, उस समय जब चीज़ों के दाम थोड़े से भी बढ़ते थे, तो ये सब लोग नेता रोड पर सिलेंडर लेकर बैठ जाते थे कि हमारे सिलेंडर बहुत महंगे कर दिए हैं सरकार ने। पेट्रोल की जगह वो लोग बैलगाड़ी का उपयोग करते थे, हम तो बैलगाड़ी चलाएंगे भी, क्योंकि पेट्रोल डीजल काफ़ी महंगा हो गया। तो ये जो एग्जाम्पल मैंने आपको लाइव दिया एग्जाम्पल, इससे आप मीडिया का रोल अच्छे से समझ सकते हैं कि सरकार जो है वो क्या काम कर रही है, उसके बारे में लोगों का ओपिनियन जनरेट करने में सबसे महत्वपूर्ण रोल जो रहता है वो मीडिया का रहता है। यानी कि मीडिया जो दिखाता है, हमारे ऊपर उस चीज़ का प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है। आज आप जानते ही हैं कि मीडिया जो है बहुत ही ज़्यादा सक्रिय है, सब जगह फैला हुआ है। आज आप मार्केट में जाते हैं, वहाँ पर आप देखते हैं किसी भी हीरो या एक्टर एक्ट्रेस के द्वारा ऐड की गई कोई भी चीज़ जो है, भले वो कितनी ही ख़राब क्यों ना हो, लेकिन हमें बच्चों तक को उसकी नाम याद रहती है। मैगी देखिए, अमिताभ बच्चन साहब हमारे जो हैं वो मैगी की ऐड करते हैं। आप पूछिए उनके घर जाके, कभी उन्होंने मैगी खाई होगी ज़िंदगी में? वो घर पे खाते ही नहीं होंगे ये चीज़ें, लेकिन फिर भी हम लोग उनको फॉलो करते हैं। छोटे छोटे बच्चों को पता होता है मैगी चाहिए। ठीक है, बड़े बड़े एक्टर स्टार्स जो हैं वो एडवर्टाइजमेंट करते हैं अलग अलग प्रोडक्ट्स की, भले वो प्रोडक्ट कितना ही गंदा क्यों ना हो, लेकिन हम लोग उनको देखकर, छोटे छोटे बच्चे इवन उनको देखकर काफ़ी प्रभावित होते हैं और उन चीज़ों को अपने मन में बसा कर बैठ जाते हैं और उन चीज़ों को लेने की जिद करते हैं। तो ये सब चीज़ें मीडिया का ही प्रभाव है। तो मीडिया का जो है पब्लिक ओपिनियन जनरेट करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। अब आगे देखेंगे मीडिया एंड पब्लिक ओपिनियन। मीडिया और पब्लिक ओपिनियन ये दोनों एक दूसरे को काफ़ी प्रभावित करते हैं। यानी कि मीडिया के कारण ही पब्लिक ओपिनियन बनता है, और हमारे ओपिनियन जो हैं वो अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर, जैसे आज हम बात करें महंगाई के मुद्दे की बात करें, तो महंगाई के मुद्दे के ऊपर हमारा जो पब्लिक ओपिनियन रहेगा वो हम अपने आप नहीं बना सकते हैं। वो कैसे बनेगा? जब हम न्यूज़पेपर्स के अंदर, मैगजीन्स के अंदर, इंटरनेट के ऊपर, टेलीविज़न के अंदर, न्यूज़ के अंदर हम देखेंगे, तो हम उस चीज़ के ऊपर चर्चा करेंगे और हमारे दिमाग में वो चीज़ें बस जाएंगी। और मीडिया जो है वो हर रोज़ आप देखते हैं टेलीविज़न के अंदर अलग अलग तरह की डिबेट्स होती हैं, डिस्कशंस होती हैं पार्लियामेंट के अंदर, लीडर्स के व्यू पूछे जाते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ के मत पूछे जाते हैं। इससे बाहर बैठी जो पब्लिक है, हम लोग जो हैं, हम टेलीविज़न के अंदर नेताओं की जो बात वो करते हैं, जिस प्रकार से वो अपनी बात रखते हैं, उसको देखकर हम उस पार्टी के लोगों का ओपिनियन जो है, नज़रिया जो है देश के प्रति, वो जानने की कोशिश करते हैं उनके बोलने के साथ साथ। इसीलिए जब डिबेट्स होती हैं बड़ी बड़ी, आप देखते हो उसके अंदर काफ़ी बार पूछा जाता है, तो नेता जो हैं वो गोल गोल घुमाकर बातें करते हैं, तो हमें वहाँ से उनके असली चेहरे के बारे में पता लग जाता है कि ये व्यक्ति किस प्रकार का काम कर रहा है और आगे ये देश के लिए हेल्पफुल होगी या नहीं ये सरकार। और वही चीज़ को हम अपना ओपिनियन बनाकर आने वाले समय में अपनी सरकार को बदल भी सकते हैं। लेकिन आजकल मीडिया जो है वो कितना सक्रिय है ये आप जानते ही हैं। जैसे मैंने आपको 2-3 एग्जांपल दिए कि लोगों को काफ़ी भ्रमित किया जाता है। यानी कि बेसिक जो नेसेसिटी की चीज़ें होती हैं उनको साइड में रख के उन मुद्दों को ज़्यादा उजागर किया जाता है जो हमारे डेली लाइफ से जुड़े हुए नहीं होते हैं, और इस प्रकार से लोगों को भ्रमित करने की कोशिश की जाती है। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि हम एक आम नागरिक, एक अच्छे नागरिक की तरह हर चीज़ को, हर एक पहलू को जानने के बाद ही अपना मत बनाएं, पब्लिक ओपिनियन जनरेट करें। सिर्फ एक चीज़ को देखकर या सुनकर या किसी चीज़ को टेलीविज़न में बहुत ज़्यादा देखकर हम अपना मत ना बनाएं। डेमोक्रेसी के अंदर लोग जो हैं वो फ्री होते हैं अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करने के लिए, और जो पॉपुलर व्यूज़ होते हैं उनको मीडिया भी रिपोर्ट करता है, मीडिया भी उनको टेलीविज़न पे दिखाता है। पब्लिक ओपिनियन जो है वो समय दर समय बदलता रहता है और बदलने का उसको अधिकार भी है, क्योंकि हो सकता है, ऐसा तो नहीं है कि आज जो हुआ वो हमेशा ही रहेगा। हो सकता है आज तेल महंगा हुआ है तो कल को सस्ता भी हो जाए। ठीक है, समय के साथ साथ लोग जो हैं
वो अलग अलग इश्यूज़ के साथ अलग अलग मुद्दे उनके बदलते रहते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि अब आज के समय में, एक समय था जब महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा लोगों के लिए था, आज कोई मुद्दा ही नहीं है महंगाई, तो हर एक आदमी महंगाई से तो दूर ही घूम रहा है। लेकिन अगर लोग जो हैं किसी पर्टिकुलर इशू के ऊपर बहुत ही स्ट्रांगली फील करें उसको, तो उस मुद्दे पर बातचीत की जाती है, मीडिया भी उसको कवर करता है और उसके ऊपर चर्चा होती है। टेलीविज़न के अंदर डिबेट्स होती हैं, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स को बुलाया जाता है और चर्चा की जाती है, और फिर सरकार मजबूर हो जाती है उस मुद्दे पर अपना ध्यान डालने के लिए। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे सेव द टाइगर कैंपेन जो है वो एक एग्जांपल है मीडिया का, कि किस प्रकार से मीडिया ने पब्लिक ओपिनियन जनरेट करने में मदद की। कैंपेन जो था, टाइगर की जो पॉपुलेशन कम होने के कारण कैंपेन चलाया गया, हर एक न्यूज़ चैनल के ऊपर, मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हर जगह पर शेर, हमारे जो बाघ है, हमारा राष्ट्रीय पशु है, उसके कम होती संख्या को दर्शाने के लिए, ड्विंडलिंग मतलब यहाँ पर डिक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स, उसको दर्शाने के लिए हर एक मीडिया, हर एक जो हमारे प्रिंट मीडिया वगैरह है, जो साधन है, उसके ऊपर ये सब चीज़ों को उजागर किया गया। इसके ऊपर लेख लिखे जाने लगे, आर्टिकल्स लिखे जाने लगे, तो इससे लोगों का ध्यान उस ओर खींचा और सरकार का भी ध्यान उस तरफ खींचा, और इतना ज़्यादा मतलब इस इशू को उछाला गया, इतना ज़्यादा इसको बढ़ावा दिया गया कि ये हर एक व्यक्ति के समझ में आ गया कि टाइगर जो है वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल में, खतरे में है, और हमें अगर टाइगर को बचाना है तो उसके लिए ठोस कदम उठाने बहुत ही ज़रूरी है। और ये कैंपेन चलाया गया था 2010 के अंदर। टाइगर की पॉपुलेशन उस समय लगभग 1411 थी, और आने वाले 4 साल के अंदर ये जो पॉपुलेशन थी ये इंक्रीज़ होकर लगभग 2226 तक पहुंच गई, सिर्फ 4 साल के अंदर। और अगले नेक्स्ट टाइगर सेंसस होने तक ये और ऊपर जाने की गुंजाइश है। यानी कि टाइगर की पॉपुलेशन देखिए कितनी बढ़ गई है। तो ये सिर्फ किसका रोल था इसमें? मीडिया का। आगे देखेंगे मीडिया एंड डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के अंदर मीडिया जो है एक वॉच डॉग की तरह काम करता है। जिस तरह हमारे घर के बाहर, घर के अंदर हम जो कुत्ता पालते हैं, वो क्या करता है? वो घर की रखवाली का भी काम करता है। तो वैसे ही मीडिया जो है एक वॉच डॉग की तरह है। मीडिया लोगों के और सरकार के बीच में एक लिंक, एक ब्रिज की तरह है, जो हमारे विचार जो हैं, हमारे जो व्यूज़ हैं, वो सरकार तक पहुंचाता है और सरकार को उन पे काम करने के लिए मजबूर करता है। इससे लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा होती है। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के लिए भी, सरकार के द्वारा पॉलिसीज़ जो बनाई जाती हैं, उसको भी मीडिया जो है इतना ज़्यादा दर्शाता है अपने न्यूज़ के अंदर कि लोग जो हैं उसके प्रति भी काफ़ी जागरूक हो जाते हैं। मीडिया लोगों के व्यू पॉइंट्स को दर्शाता है और साथ ही साथ सरकार के व्यू पॉइंट्स को भी दर्शाता है, मुख्य मुद्दों के ऊपर, मुख्य इश्यूज़ के ऊपर, जो देश की ऐसी समस्याएं हैं जो आम नागरिक जिससे पीड़ित है, उन समस्याओं के ऊपर सरकार का ध्यान भी खींचता है और लोगों को भी उस पर बोलने के लिए कहता है मीडिया। और ऐसा हम देखें तो गवर्नमेंट के खिलाफ, यानी कि मीडिया का ये रोल तो नहीं है कि वो गवर्नमेंट को अब्यूज़ करे, लेकिन उसका ये रोल ज़रूर है कि वो सरकार की नाकामियों को हमारे सामने उजागर करे और हमारी ज़रूरतों को सरकार के सामने पेश करे, डिमांड्स को सरकार के सामने पेश करे, ऐसे मुद्दे जो बहुत ही ज़रूरी हैं उनको उठाए। जैसे कि रिपोर्ट्स ऑफ करप्ट प्रैक्टिसेस एंड carelessness on the part of political leaders make people conscious about the failings of the government। अब सरकार की जो करप्ट प्रैक्टिसेस होती हैं, करप्ट मतलब आप जानते हैं करप्शन या फिर कैलस, ऐसी घटनाएं जो कि फीलिंगलेस होती हैं। हम बोल सकते हैं कि सरकार जिन मुद्दों पर चुप रहती है, बोलती ही नहीं है, कुछ ऐसे मुद्दे भी होते हैं, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स कुछ बोलते ही नहीं ऐसे मुद्दों पे, तो इनके बारे में भी सरकार को बोलने पर मजबूर करता है हमारा मीडिया। However, it is important that information provided by the media is balanced and objective। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी मीडिया इन्फॉर्मेशन हमको दे रहा है वो एकदम पुख्ता होनी चाहिए। अब जैसे रिसेंटली हमने देखा था, उत्तर प्रदेश में एक मंत्री के बेटे को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। आई थिंक उत्तर प्रदेश के वो गृह राज्य मंत्री हैं, उनके बेटे को पकड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कोर्ट के बार बार सम्मन भेजने के बाद भी वो भाई साहब कोर्ट में पेश नहीं हो रहे। उनके ऊपर केस है कि उन्होंने आई थिंक लखीमपुर खीरी नामक एक जगह है जो कि यूपी में है, वहाँ पर कुछ लोग, किसान लोग जो रैली निकाल रहे थे, तो अपनी गाड़ी से उन्होंने कुछ लोगों को कुचल दिया। इसमें लगभग 4-5 लोग मारे गए थे। तो इसके विरोध में पुलिस में केस दर्ज किया गया, लेकिन वो एक मंत्री के बेटे होने की वजह से जो एक आम मुजरिम की तरह उनसे व्यवहार किया जाना चाहिए वो नहीं हो रहा है। तो ऐसी चीज़ों पे कोर्ट के बार बार कहने पर भी वो व्यक्ति पेश नहीं हो रहे हैं। प्रेजेंट सिचुएशन क्या है वो आप टेलीविज़न में देख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि अपने पद का फ़ायदा कैसे उठाया जाता है। मीडिया एथिक्स एंड अकाउंटेबिलिटी।
एंड एथिकल मीडिया इज एसेंशियल इन अ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के अंदर जो मीडिया है उसको एथिकल होना बहुत जरूरी है, यानी कि उसके एथिक्स, उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए, वो एकदम ईमानदार होना चाहिए। कंसिडरिंग इट्स होल्ड ओवर द पीपल एंड द पावर इट एक्सरसाइजेज देम्स हैव बीन मेड टू कंट्रोल द मीडिया। जो लोग मीडिया के ऊपर अपना कंट्रोल भी कर लेते हैं, लोगों के ऊपर मीडिया का भी कंट्रोल होता है, और अपनी पावर का कई बार मीडिया भी दुरुपयोग करता है। तो ऐसे में कोशिश की जाती है कई लोगों के द्वारा कि वो मीडिया के ऊपर कंट्रोल कर सके। तो मीडिया उनके कंट्रोल में रहेगा तो वो वही दिखाएगा जो उसको बोला जाएगा। लेकिन द मीडिया शुड रिपोर्ट केयरफुली एंड रियलाइज दैट दे हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड सोसाइटी। लेकिन मीडिया जो है उसको ये बहुत ही अच्छे से समझना चाहिए कि जो कुछ भी वो दिखा रहे हैं वो पूरी सोसाइटी के प्रति उनकी जो जिम्मेदारी है उसको दर्शाता है। ऐसे में उनको ऐसे मटेरियल पब्लिश करने से बचना चाहिए जो लोगों को भड़काएं या फिर वायलेंस, यानी कि हमारे समाज के अंदर हिंसा फैलाने का काम करें। ऐसी न्यूज़ हमें नहीं दिखानी चाहिए। Above all, the media should present a variety of different opinions, which in itself is a hallmark of democracy. लेकिन इसके दूसरी तरफ हमारे मीडिया को अलग अलग तरह के ओपिनियन लोगों के या सरकार के हमारे सामने रखने चाहिए, लोगों के सामने दर्शाने चाहिए, जो कि डेमोक्रेसी का हॉलमार्क है। क्योंकि डेमोक्रेसी में हर एक व्यक्ति को अपनी बात कहने का पूरा अधिकार होता है, और इसी अधिकार का उपयोग करते हुए लोग जो हैं वो अपना अलग अलग विचार रख सकते हैं, और मीडिया के द्वारा ये हर एक व्यक्ति तक पहुंच सकता है। देन फ्रीडम ऑफ द प्रेस एंड लीगल चेक्स। द फ्रीडम ऑफ द प्रेस इज डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड देयरफॉर इट इज़ नॉट एन एब्सोल्यूट राइट। देयर आर लीगल चेक्स ऑन द मीडिया टू इंश्योर दैट इट एक्ट्स ए रिस्पॉन्सिबल मैनर। फ्रीडम ऑफ प्रेस, अब जो आपको पता है हमारे यहाँ पर प्रेस को आज़ादी दी गई है, फ्रीडम ऑफ प्रेस कहा जाता है जिसको। ये जो है ये एक पर्टिकुलर आज़ादी नहीं है, अलग से दी गई है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, क्योंकि आपने इसके बारे में कभी सुना ही नहीं होगा पढ़ते हुए। लेकिन हम ये जरूर पढ़ते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, कि आपको अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है। तो ये जो अधिकार की बात है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इसके अंडर फ्रीडम ऑफ प्रेस आता है। लेकिन फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है इसको भी सिंपली फ्रीडम मतलब ये नहीं है कि मीडिया कुछ भी छाप देगा, उसको भी कुछ चेक पॉइंट से गुजरना पड़ता है। ये इंश्योर किया जाता है कि मीडिया जो है पूरे रिस्पॉन्सिबल तरीके से न्यूज़ को छापे। ज़्यादातर लॉज जो हैं फ्रीडम ऑफ प्रेस की वो पास की गई हैं ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल इन इंडिया, हैंस इट वाज नेसेसरी टू अमेंड दीज लॉज आफ्टर इंडिपेंडेंस। जब भारत में अंग्रेज़ रूल कर रहे थे उस समय ज़्यादातर प्रेस की जो आज़ादी के जो रूल्स थे वो पास किए गए थे। तो ये बहुत ज़रूरी था कि जब हम आज़ाद हुए तो इन लॉज के अंदर कुछ बदलाव किया जाए। द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज़ अ फंडामेंटल राइट अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 91(1)(a। अब इस आर्टिकल के अंतर्गत जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है वो हमारी फंडामेंटल राइट है। However, it is subject to certain restrictions such as the sovereignty and integrity of India, the security of the state, friendly relations with foreign countries, foreign states, public order, decency or morality, or in relation to contempt of court, defamation or incitement to an offence। अब यहाँ पर ये जो आज़ादी आपको दी गई है इसको भी किसी न किसी तरीके से कुछ ना कुछ तो रोक इस पर भी लगाई गई है। अब देखिए आपको आज़ादी दी गई है, आज़ादी का मतलब ये तो नहीं है ना आपको बोलने की आज़ादी है, एक्सप्रेशन की आज़ादी है। व्हाट डज़ दैट मीन कि आप फिर लोगों को गालियाँ दोगे गली में निकल के? नहीं। तो आपकी आज़ादी जो है वो आपको उतनी ही आज़ादी दी गई है, वो आज़ादी तब तक ही आपकी है जब तक वो दूसरों की आज़ादी को नुकसान नहीं पहुँचाती है। तो यही सोच कर यहाँ पर जो फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है वो दिया गया है कि फ्रीडम ऑफ प्रेस का मतलब ये नहीं है कि प्रेस में कुछ भी छापा जाए तो दूसरे व्यक्ति की रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाए, या फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है यानी कि कोर्ट का अनादर करना, या फिर किसी भी तरह से इमोरल बिहेवियर शो करना, ऑर्डर्स को ना मानना एट्सेट्रा, या फिर फ्रेंडली रिलेशन जो है फॉरेन कंट्रीज़ के साथ, यानी कि इन सब चीज़ों को देश की एकता और अखंडता, सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी की पूरे तरीके से पालन करना, और स्टेट की सिक्योरिटी, इसके डिफेंस को भी पूरे तरीके से, यानी कि हमें सिक्योर माहौल भी मिलना चाहिए। ये सब चीज़ों को ध्यान में रखकर आप अपनी फंडामेंटल राइट जो है आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन उसका उपयोग कर सकते हो। अब आपको आज़ादी दी गई है बोलने की, तो आप पड़ोसी को गालियाँ दे रहे हो, पड़ोसी बाहर निकल के फिर आपको मारेगा, लड़ाई झगड़ा होगा, तो इस तरीके से माहौल ख़राब हो जाएगा। तो आपको आज़ादी दी गई है, लेकिन वो आज़ादी तब तक आपकी है जब तक वो दूसरे की आज़ादी को नुकसान नहीं पहुँचाती है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है। सिंस द प्रेस डिराइव्स इट्स फ्रीडम फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, इट टू इज़ सब्जेक्ट टू द सेम लिमिटेशन। प्रेस जो है वो भी फ्रीडम जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन से ही मिला है उसको, इसीलिए जो प्रेस है उसके ऊपर भी कुछ लिमिटेशंस लगाई गई। इन 1956
ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर्स फॉर इंडिया, मोर पॉपुलरली नोन एज RNI। RNI का मतलब रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर्स फॉर इंडिया। ये बनाया गया, एक ऑफिस बनाया गया रजिस्ट्रार का 1956 में। ऑल न्यूज़पेपर्स पब्लिश्ड इन इंडिया रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड विद द RNI आर गिवन अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो भारत में जितने भी न्यूज़पेपर पब्लिश होते हैं वो RNI से रजिस्टर्ड होने चाहिए, उनको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है रजिस्ट्रेशन का। इंफॉर्मेशन ऑन सर्कुलेशन एंड ऑनरशिप इज़ ऑल्सो स्कैंडाइज। जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको बांटने में, इनकी कितने एरिया में आपका वो न्यूज़पेपर है वो बटेगा, उसका मालिक कौन है, इस चीज़ को भी वहाँ पर दर्ज करवाना पड़ता है। विद द एडवेंट ऑफ द रेडियो एंड टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग कोड वॉज adopted in 1962, it contained the following principles। जैसे रेडियो और टेलीविज़न का चलन बढ़ने लगा वैसे 1962 में एक और इसी तरीके के कोड एक्सेप्ट किया गया और इसके अंदर कुछ प्रिंसिपल्स बनाए गए। वो क्या है? टू इंश्योर द ऑब्जेक्टिव प्रेजेंटेशन ऑफ न्यूज़ एंड फेयर एंड अनबायस्ड कमेंट्री। ये ध्यान रखना कि जो न्यूज़ दिया जा रहा है वो फेयर और अनबायस्ड होना चाहिए, यानी कि वो किसी एक व्यक्ति के पक्ष में नहीं होना चाहिए या फिर किसी एक व्यक्ति के अगेंस्ट में नहीं होना चाहिए। इट शुड बी फेयर, यानी कि उसमें जो सच है वही दिखाया जाना चाहिए लोगों को। टू प्रमोट द एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशन एंड कल्चर। मीडिया के माध्यम से भी एजुकेशन और कल्चर को प्रमोट करना और ज़्यादा बढ़ावा देना। टू रेज एंड मेंटेन हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ डिसेंसी एंड डिकोरम इन ऑल द प्रोग्राम। अब प्रोग्राम्स के अंदर जितने भी प्रोग्राम्स यहाँ पर हैं उनके अंदर एक डिसेंट अपना स्टैंडर्ड बना के रखना और करेक्टनेस, एकदम सही आपकी बात होनी चाहिए। डिग्निटी इन बिहेवियर, यानी कि आपका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, किसी भी व्यक्ति के ऊपर आपका आरोप प्रत्यारोप नहीं होना चाहिए। ये चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ता है न्यूज़ को। अगला है टू प्रोवाइड प्रोग्राम्स फॉर द यंग विच बाय वैरायटी एंड कंटेंट विल इनकलकेट द प्रिंसिपल्स ऑफ गुड सिटीजनशिप। ऐसे प्रोग्राम्स दिखाना मीडिया में जो अच्छे सिटीजन्स को बनाने में हमारी मदद करे। एंड टू प्रमोट कम्युनल हार्मनी, रिलीजियस टॉलरेंस एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। और हमें कम्युनल हार्मनी यानी कि हमें हर एक कम्युनिटी के व्यक्ति के साथ आपस में भाईचारे से रहना चाहिए। रिलीजियस वे में भी हमें सब धर्मों का आदर करना चाहिए और इंटरनेशनल लेवल पे भी सबको हमें साथ लेकर चलना चाहिए। टू ट्रीट कंट्रोवर्शियल पब्लिक इश्यूज टू इन एन इम्पार्शियल एंड डिस्पैशनेट मैनर। हमें जो भी कंट्रोवर्शियल पब्लिक इश्यूज़ होते हैं, यानी कि बहुत ही ऐसे इश्यूज़ जो कि कंट्रोवर्सी में होते हैं, उनको इम्पार्शियल वे में उनको हमें लोगों के सामने पेश करना। एंड टू रिस्पेक्ट ह्यूमन राइट्स एंड डिग्निटी। ह्यूमन राइट्स की और उनकी इंसानों की डिग्निटी, यानी कि डिग्निटी और ह्यूमन राइट्स को मेंटेन करना, उसकी रिस्पेक्ट करना। एज एन अटेम्प्ट टू फर्दर बैलेंस द फ्रीडम ऑफ द प्रेस अलॉन्ग विद मीडिया अकाउंटेबिलिटी, द प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया वाज सेट अप इन 1966। इट्स एम वाज टू प्रिजर्व द फ्रीडम ऑफ द प्रेस वाइल इम्प्रूविंग इट्स स्टैंडर्ड्स। एक और बॉडी बनाई गई, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसको PCI कहा जाता है, जो कि 1966 में बनाई गई। और इसका काम जो था वो ये था कि प्रेस को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना, इसके स्टैंडर्ड को और इम्प्रूव करना और फ्रीडम ऑफ प्रेस को प्रिजर्व करना। द प्रेस काउंसिल एक्ट ऑफ 1978 एक्ट्स एज अ मैकेनिज्म फॉर द adjudication of complaints against the press for violation of ethics and violation of freedom of the press। एक प्रेस काउंसिल एक्ट बनाया गया 1978 में, जिसके मुताबिक जो भी प्रेस जो है, मीडिया जो है, उसके खिलाफ भी कंप्लेंट की जा सकती है अगर वो किसी भी वैल्यूज़ को, यानी कि मोरालिटी से बाहर जाकर कुछ काम करते हैं प्रेस वाले, या फिर वायलेशन करते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन का, तो उसमें भी उनके खिलाफ एक्शन हो सकता है। द प्रेस काउंसिल इज़ हेडेड बाय अ चेयरपर्सन हु इज़ रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। प्रेस काउंसिल जो है वो एक, उसका हेड एक चेयरपर्सन होता है और ये जो चेयरपर्सन है ये रिटायर्ड जज होता है सुप्रीम कोर्ट का, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज को चेयरपर्सन बनाया जाता है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के। केस स्टडी की बात करेंगे। द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो है वो एक मूवमेंट चलाया गया था जिसमें सिटीजन्स को राइट देने की मांग की गई थी, राइट टू इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट, कि सरकार जो है उससे जवाब मांगने का अधिकार लोगों को दिया गया था। ये मूवमेंट जो था इसको स्ट्रेंथन और ज़्यादा पावरफुल बनाया गया बाय द रूलिंग of the Supreme Court of India, which said that the right to information was implied in Article 19 of the Indian Constitution।
तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 19 जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें साफ साफ लिखा गया है राइट टू इन्फॉर्मेशन, और इसी के अंतर्गत लोगों को जानकारी पाने का पूरा अधिकार है। In 1993, the Consumer Education and Research Council at Ahmedabad put forward a draft of the Right to Information Act. In 1996, another draft was prepared by the Press Council of India, which was headed by Justice P.B. Sawant. A campaign called the National Campaign on People's Right to Information championed the cause of people's right to information. तो 1993 में कंज्यूमर एजुकेशन और रिसर्च काउंसिल जो है अहमदाबाद में, वहाँ पर एक ड्राफ्ट जारी किया गया राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के ऊपर, और 1946 में एक और ड्राफ्ट जारी किया गया प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसके हेड थे जस्टिस जो थे P.B. सावंत। और एक कैंपेन और चलाया गया था जिसको कहा जाता है नेशनल कैंपेन ऑन पीपल्स राइट टू इन्फॉर्मेशन, और इसी कैंपेन ने इस लॉ को पास करवाने में मदद की। तो आज हमारे पास RTI जो है, जिसको हम राइट टू इन्फॉर्मेशन कहते हैं, उसके अंतर्गत हम सरकार के किसी भी नेता से, किसी भी सरकारी अधिकारी अफसर से जानकारी प्राप्त करने का पूरा अधिकार रखते हैं। In 1997, a committee called the Shourie Committee was set up to prepare a draft legislation. This draft was soon revoked to the Freedom of Information Act in 2002. Further amendments were made in 2004 and the draft was submitted to the Lok Sabha in December 2004, leading to the enactment of the Right to Information Act 2005. और फिर 1997 में एक कमेटी बनाई गई जिसको शौरी कमेटी कहा जाता है, जिसने एक और ऐसा ही ड्राफ्ट प्रिपेयर किया, और इसके बाद 2002 में इन्फॉर्मेशन एक्ट जो था उसको फिर से एक ड्राफ्ट के द्वारा उसको पेश किया गया। 2004 में इसको लोकसभा में पेश किया गया ताकि इस पर पूरे तरीके से विचार विमर्श हो सके, और 2005 में इसको रूल लॉ बना दिया गया ताकि लोग जो हैं वो इन्फॉर्मेशन सरकार से मांग सकें। द एक्ट गिव्स सिटीजन्स द लीगल राइट टू गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ पब्लिक अथॉरिटी। इस एक्ट के अंतर्गत लोगों को अधिकार दिया गया है कि पब्लिक अथॉरिटी यानी कि सरकारी कर्मचारी या किसी भी सरकारी इंस्टीट्यूशन से लोग जो हैं वो जवाब मांग सकते हैं। पहले क्या होता था, हम किसी भी सरकारी अधिकारी से क्वेश्चन नहीं पूछ सकते थे, लेकिन आजकल राइट टू इन्फॉर्मेशन के अंतर्गत आप पूछ सकते हैं। विच इज़ रिक्वायर्ड टू रिस्पॉन्ड विद इन 30 डेज। अगर आपने कोई प्रश्न पूछा है तो उसके लिए 30 दिन के अंदर अंदर उनको जवाब देना कंपलसरी है। द एक्ट ऑल्सो कॉल्स फॉर द कंप्यूटराइजेशन ऑफ गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स टू हेल्प द पब्लिक एक्सेस इन्फॉर्मेशन रेडली एंड इन अ वाइड स्प्रेड मैनर। इसके साथ साथ इसी एक्ट के अंदर एक और चीज़ को शामिल किया गया है, कंप्यूटराइजेशन ऑफ गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स, की सरकारी रिकॉर्ड जो है उसको कंप्यूटराइज किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं उसकी जानकारी प्राप्त कर सकें। द RTI इज़ एप्लीकेबल इन ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। और ये जो RTI है जिसको हम राइट टू इन्फॉर्मेशन कहते हैं, ये ना सिर्फ किसी पर्टिकुलर स्टेट में बल्कि पूरे भारत के अंदर हर एक स्टेट के अंदर लागू पड़ता है। द RTI स्पेसिफाइज दैट सिटीजन्स हैव अ राइट टू रिक्वेस्ट फॉर एनी इन्फॉर्मेशन, take copies of documents, inspect documents, works and records and take certified samples of the materials of work. Citizens can also obtain information in the form of printouts, floppy disks, tapes, video cassettes or in any other electronic mode. RTI में ये भी पेश शामिल किया गया है कि सिटीजन्स जो हैं वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन के लिए, कॉपीज़ भी ले सकते हैं डॉक्यूमेंट्स की, सरकार के काम की, उन डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्ट कर सकते हैं, रिकॉर्ड जो है उसको भी वो मांग सकते हैं, और सर्टिफाइड सैंपल्स भी ले सकते हैं। अगर सरकार का जो काम किया गया उसके सैंपल्स लेने का भी पूरा अधिकार है, और उसको इवन आप प्रिंट आउट्स के रूप में, प्रिंट पेजेस के रूप में, फ्लॉपी डिस्क या टेप्स या किसी भी फॉर्म में आप उसको अगर लेना चाहते हो, वीडियो कैसेट हो गया या फिर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मोड के अंदर आप उसका लेना चाहते हो, तो आपको पूरा अधिकार है, आप ले सकते हो। ऑल इंस्टीट्यूशन मस्ट अपॉइंट अ पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर। हर एक इंस्टीट्यूशन के अंदर एक PIO अपॉइंट करना कंपलसरी होगा, जिसको पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर कहा जाता है। सिटीजन जो हैं वो अपनी रिक्वेस्ट जो है वो PIO पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर को सबमिट करते हैं, और PIO की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी है कि वो रिक्वेस्ट को जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्ड करे और इन्फॉर्मेशन उस व्यक्ति को जिसने भी उसको मांगा है उसको जल्द से जल्द मिल जाए। अगर इन्फॉर्मेशन जो है दी गई है और वो इन्फॉर्मेशन मांगी जो गई है वो PIO के अंडर में नहीं आती और वो किसी और पर्टिकुलर दूसरे ऑफिस की है, तो PIO की ड्यूटी है कि उस रिक्वेस्ट को वो 5 दिन के अंदर अंदर
उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र कर दे, ताकि वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट जो है वो अपनी जो भी जानकारी मांगी गई है उसको लोगों तक पहुंचा सके। द एप्लीकेशन शुड बी मेड टू PIO इन राइटिंग, और एप्लीकेशन जो है वैसे रिटर्न में PIO को सबमिट करनी होती है। अंडर द RTI, a student can ask for the evaluated answer scripts of a board exam if he or she feels that it was not properly assessed. RTI के अंतर्गत कोई भी स्टूडेंट जो है वो बोर्ड 10वीं या 12वीं की बोर्ड की परीक्षाओं में दी गई आपकी जो आंसर शीट है उसको चेक करने के लिए दोबारा मांग सकता है, अगर आपको लगे कि आपकी आंसर शीट प्रॉपर्ली चेक्ड नहीं है। तो ये काफ़ी कुछ जो है वो बदलाव आए हैं, और वैसे हमने देखा कि किस प्रकार से मीडिया का रोल जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है पब्लिक ओपिनियन जनरेट करने के हिसाब से।